औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इतने दिनों के बाद अब दोबारा इसमें आ रहे हैं, अपने सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। अजीब सी खुशी भी हो रही है और अजीब सा भी लग रहा है कि आप लोग कैसा महसूस कर रहे होंगे। पहले बताइए, आप लोग आज सैटरडे का दिन है, खाना शाना खा के बैठे हुए हैं या भूखे बैठे हुए हैं? मैंने तो खाना नहीं खाया, मैं तो बस चाय लेके बैठा हूँ। चाय पीऊँगा और क्योंकि खाना खाया तो फिर नींद आएगी। बस हैदराबाद वाले जो हमारे ग्रुप हमारे 6 शहरों में है ना, तो बस हैदराबाद वालों से मेरी मुलाकात नहीं हुई है। बस इतना वो करता हूँ ना कि जिससे मौका मिले सबसे पहले हैदराबाद जाके उनसे मिलना है हमने। उनसे बिल्कुल हमारी हेलो हाई नहीं हुई। मैं और इश्तियाक जा रहे थे, हम लोग तो एयरपोर्ट से वापस आ गए। बाकी टीम गई हुई थी, बेचारे आगे वो कोरोना की वजह से। ठीक, तो उनसे स्पेशल वो हमारे लाडले बच्चे होंगे हैदराबाद वाले। बच्चे तो नहीं, मेरे से बड़े भी हो सकते हैं उसमें। चले एनीवे, आज आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने पोस्ट सेशन एमसीक्यूज। ठीक है, आपको ना इस तरह से ये आप लोग ज़रा निकालिए अपना बंडल। इस तरह से आपको जो सेट मिला होगा उसके अंदर एक पूरा एक सेट है पूरा एमसीक्यूज का। 2 सेट होंगे, एक है प्री सेशन एमसीक्यूज का और दूसरा है पोस्ट सेशन एमसीक्यूज का। ठीक, और इसको जब आप खोलेंगे तो कवरिंग पेज छोड़ के इसके बाद इस तरह से पूरी लिस्ट बनी होगी जिसमें ये सारे नाम लिखे हुए हैं इस तरह से। तो इस सीक्वेंस से हम जा रहे हैं। तो आज उसमें पहला नंबर ईएनटी का है। ठीक, तो आज हम ईएनटी के पोस्ट सेशन करेंगे। ठीक, अच्छा दूसरा एक बात बताइए प्लीज़, ईमानदारी से बताना है आपने। ये जो जो आपको असाइनमेंट दी गई थी एक नए टेम्पलेट में ना, इश्तियाक ने आपको भेजा होगा, वो है गूगल फॉर्म्स में, उसको अटेम्प्ट करना था। ठीक, वो अटेम्प्ट कर लीजिएगा, उसके बाद से फिर हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा आपको। चलो, आप लोग रेडी हैं? सब रेडी हैं? ठीक है, चलिए फिर हम बिस्मिल्लाह करते हैं। पहले क्वेश्चन से आप अपना वो उठाइए, इसमें जो पहला क्वेश्चन है उस पर आइए। मैं पढ़ के भी सुनाता रहता हूँ ताकि हम एक साथ में आए, इसको कर सकें। ठीक, सो ENT क्वेश्चन नंबर 1 MCQ। 45 years old chronic beetle nut eater presents with difficulty in opening his mouth since 6 months. The oral mucosa is thick, dull and white all over. What is the most likely diagnosis? ठीक, इसमें जो कराची वाले हैं ना, वो उन तो मेरे ख्याल 100% इसको ठीक करेंगे। बाकी पेशावर वाले तो शायद मुश्किल से इसको समझ भी पाए कि क्या चीज़ है। वहाँ बीटल नट नहीं होती ना, पेशावर में नस्वार चलती है। बीटल नट जो है, बीटल नट इज वो छालिया। सही, छालिया का जो क्रॉनिक यूज होता है उसकी साइड इफेक्ट के बारे में क्वेश्चन है। छाले जो खाते हैं उससे कैंसर भी होता है, और एक और चीज़ होती है जो माउथ, उसमें माउथ खुलता नहीं है, छोटा हो जाता है माउथ, और वाइट लेयर पूरा माउथ वाइट और फाइब्रोटिक हो जाता है। ठीक, उसके बारे में सवाल है। तो पूछा ये गया, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। सो दिस क्वेश्चन इज अबाउट डायग्नोसिस। क्या डायग्नोसिस है आपका? ठीक, ऑप्शंस पे आते हैं। नंबर 1 ल्यूकोप्लेकिया, नंबर 2 म्यूकोजल एट्रोफी, थर्ड सी ओरल थ्रश, डी स्क्लेरोडर्मा, ई सब म्यूकस फाइब्रोसिस। नहीं, कराची वाले तो छलांगे मार रहे होंगे, उनका तो करेक्ट ही है। सही, बाकियों के भी है। सोचिए, इस जो पांचों ऑप्शंस है ना, ये हो सकती हैं, दे ऑल वाइट पैचेस इन द माउथ। तो ये जो क्वेश्चंस की टाइप जो इसमें होती है, इसको कहते हैं सिंगल बेस्ट आंसर। मोर देन वन कैन बी राइट, लेकिन गिवन द सिनारियो विच वन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। ठीक, द बेस्ट आंसर। तो ये वाले क्वेश्चंस होते हैं। इसमें अक्सर लोग बहस करना शुरू कर देते हैं कि इसमें तो करेक्ट ऑप्शन है ही नहीं। भाई, ये जो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें बेस्ट देखा जाता है, करेक्ट नहीं देखा जाता। समझ रहे हैं? ये गलती मत कीजिएगा। मैंने अक्सर हमसे लोग बहस करते हैं कि ये इसमें करेक्ट आइडियल ऑप्शन नहीं है, किताबें लेके आ जाते हैं रेफरेंस के तौर पे। नहीं, यही नहीं चाहिए।
जो भी 5 ऑप्शंस हैं उसमें से अप्रोप्रिएट चूज करना है, इसको कहते हैं सिंगल बेस्ट आंसर। 1 2 3 4 5 में बी करेक्ट, ठीक है। सो लेट मी शो यू सम पिक्चर्स ऑफ दीज 4 इंपॉर्टेंट कंडीशंस, ठीक। जो स्क्रीन पे आपको जो नजर आ रही हैं 4 तस्वीरें हैं, ठीक। अब लेफ्ट टॉप पे जाइए, ठीक। लेफ्ट टॉप पे जो पिक्चर है, दिस इज पिक्चर ऑफ इनसाइड ऑफ द माउथ, देयर वाइट लाइंस, अगर आपको उसमें गौर से देखिए, ठीक। ये कंडीशन ल्यूकोप्लेकिया कहती है, इसको ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं इसमें, ठीक। अगर इसको व्हाइट लाइंस को आप टंग डिप्रेसर या किसी चीज टच करें हटा नहीं सकते, बाकी म्यूकोसा ठीक है, इसको कहते हैं ल्यूकोप्लेकिया। राइट बॉटम पे नीचे आ जाइए, वहाँ पे फाइब्रोसिस होती है लेकिन वो पूरी बॉडी की होती है, सिस्टमिक स्क्लेरोसिस इसको कहते हैं, ठीक। इसमें माउथ श्रंकन हो जाता है, छोटा होता है, झुर्रियाँ नजर आती हैं, ठीक। ये सारी बॉडी होती है, इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन पे इतना असर नहीं पड़ता, सारे कनेक्टिव टिश्यू स्टिफ होती हैं, उंगलियाँ, नोज, माउथ, इसोफेगस सारे स्टिफ हो जाते हैं, ठीक। ये सिस्टमिक डिजीज। जो राइट साइड पे बॉटम पे है ना, आपको नजर आ रहा होगा ये वाइट वाइट पैचेस हैं, सॉफ्ट फ्लफी से, ठीक। और अगर आप उसको टंग डिप्रेसर से टच करेंगे तो आप उसको हटा भी सकते हैं, ठीक है, रिमूवेबल है। ये होती है ओरल कैंडिडाइसिस या ओरल थ्रश। तो ये इसकी निशानी है। ओरल थ्रश आती है आफ्टर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, आफ्टर यूज ऑफ स्टेरॉइड्स और इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट्स, उसमें ये आती है। यूविला पे भी पैचेस हैं। जो राइट टॉप पे है ना, वो है हमारी जो डायग्नोसिस है सब म्यूकस फाइब्रोसिस विच इज डिफ्यूज्ड फाइब्रोसिस बीनीथ द म्यूकोसा, ठीक। और वो बिल्कुल माउथ भी नहीं खुलता, बहुत छोटा। मेरे एक पेशेंट था कराची में, व्हेन आई वाज प्रैक्टिसिंग देयर, तो उस बेचारे का माउथ इतना छोटा सा रह गया था, पान पान खाता था बहुत, छालिया, तो बेचारे को चम्मच से खाना पड़ता था, मुंह खोल भी नहीं सकता था, बट मुश्किल से। फिर ये जैसे काफ़ी डिस्टर्बिंग कंडीशन होती है जब ये बहुत लेट स्टेज में हो, ठीक। सो नाउ आई थिंक चीज़ें आपके लिए क्लियर हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। क्लियर ना हो ना तो चैट बॉक्स नीचे चल रहा है, उसमें दे दिया। जो अब ये जो नीचे ना चैट बॉक्स भी है, जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस लिख दिया करें, तो साथ साथ वो आंसर भी मिलते रहेंगे आपको, ठीक। सो ये क्लियर हुआ। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा हाँ, एक चीज़ याद आई क्वेश्चन से, आपको ना डीवीडीज दी गई हैं, ठीक। बहुत से लोगों ने डीवीडीज खोली भी नहीं है, पता नहीं क्या सोच के नहीं खोल रहे हैं कि नाच गाने वाली वीडियोस हैं, पश्तो फिल्में मैंने इनको दी हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई। देयर आर लेक्चर वीडियोस, उसमें मेरे भी हैं, दूसरों के पूरे पूरे लेक्चर हैं 6 आवर्स के। there are videos of procedures of clinical examination, communication skills, जर्नल इन्फॉर्मेशन, वो इतनी ज़्यादा वीडियोस हैं, आप सिर्फ देखना शुरू करें आपको खुद इंटरेस्ट उसमें आता है, ठीक। तो आज के ईएनटी के बहुत से टर्म्स यूज होंगे, बहुत सी क्लिनिकल साइंस हैं, बहुत से प्रोसीजर्स होंगे, वो सबकी वीडियोस उसमें मौजूद है। कोशिश हमने की जो टर्म हम यूज़ करें उसकी एक वीडियो मौजूद हो, छोटी छोटी 5 मिनट 6 मिनट 2 मिनट 3 मिनट की वीडियोस हैं, वो ज़रूर देखें प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, ज़रूर देखें। तो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। अगर क्लियर है ना, आगे चले? हाँ ठीक है, चले। क्लियर ना हो ना तो चैट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा उसमें। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज अ 9 years old boy presents to your clinic with fever, throat pain, drooling and restlessness. Drooling of saliva means उसकी saliva बाहर बह रही है। There is an audible husky inspiratory sound. ये बड़े चालाकी कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ सेइंग स्ट्राइडर वो कह रहे हैं ऑडिबल हस्की इंस्पायरेटरी साउंड। इंस्पायरेटरी साउंड इज स्ट्राइडर, जो एक्सपायरेटरी होती है वो वीज होती है, ठीक। हाउ वुड यू मैनेज दिस पेशेंट, समझे? अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इस तरह का कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है, मैनेजमेंट पूछी है, ये एमसीक्यूज के लेवल में ना ये हायर लेवल एमसीक्यू होता है, जिसको C3 कहते हैं। जिस डॉक्टर को इसका डायग्नोसिस पता है वही मैनेज कर सकता है, जिसको डायग्नोसिस नहीं पता, सॉरी मतलब पानी पी लो, आप लोग भी पिए ना, मेरी तरफ ना देखें। और मैं तो बेचारा कैमरे के सामने बैठा हूँ, जो करूँगा आप देखेंगे। वैसे मैं चाय भी मैंने रखी है। सो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये C3 लेवल के होते हैं, हाई लेवल के, जिसको नहीं पता तो वो आंसर कर नहीं सकता, ठीक। सो लेट्स सी द ऑप्शंस। Management of this patient is examine throat
फॉर अ मेम्ब्रेन, मे बी डिफ्थीरिया की मेम्ब्रेन हो। इंसर्ट ओरल एयरवे, छोटी सी जो ओरल एयरवे होती है वो डाली जाए। आईवी कॉर्टिकोस्टेरॉइड या हाइड्रोकोर्टिसोन, ठीक है, रेफर कर दें फॉर एडमिशन, या इसका सल्बुटामॉल नेबुलाइजर जो वेंटोलिन नेबुलाइजर रहता है वो करें इसमें। ठीक, आप लोगों ने क्या ट्रिक किया हुआ? हाँ, नहीं नहीं बता रहे, कुछ नहीं होता वो, आप जब एमसीक्यूज हम देखेंगे ना आपने क्या टिक किया हुआ है। ठीक, सो दिस इज अ केस ऑफ एपिग्लोटाइटिस। एपिग्लोटाइटिस के बारे में जो ईएनटी का लेक्चर है ना उसमें तफसील से डिस्कस किया, हाउ टू मैनेज, क्या करना है हमने। ठीक, वो ज़रूर लेक्चर वीडियो ज़रूर देखिएगा ईएनटी वाली, उसमें ये तफसील से वहाँ आंसर आपको मिल जाएगा। जिन्होंने वीडियो देखी है ना उनके लिए तो हलवा है। सो करना क्या है, रेफर फॉर एडमिशन। सही, जस्ट टू लेट यू नो, जो एपिग्लोटाइटिस होता है ना उसकी मैनेजमेंट इतनी आसान है कि आपने उसको रेफर करना है, ना तो एग्जामिन करना है, ना टच करना है, ना टेम्परेचर देखना है, ठीक है, ना शरबत देना है, ना गोली देनी है, नेबुलाइज करना है, कुछ भी नहीं करना। मैं तो अक्सर अपने लेक्चर में कहता हूँ अगर आपकी शक्ल डरावनी है ना तो देखे भी ना उसकी तरफ, बच्चे को रुलाना नहीं है, अदरवाइज द चाइल्ड विल गो इनटू लैरिंगोस्पैज्म और वो डेथ हो सकती है। इसको रेफर करते हैं टू हॉस्पिटल वेयर एनेस्थीसिया ईएनटी फैसिलिटीज आर अवेलेबल। वो इंटुबेशन की तैयारी के साथ बैठे होते हैं, ट्रेकोस्टमी की तैयारी के साथ, देन दे गिव इंजेक्शंस और जो कुछ करना होता है। ठीक, इतनी खतरनाक होती है। थैंक्स टू वैक्सीनेशन, जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है ना उसकी वजह से बहुत ही कम हो गया, जो मिलता है, देखने को भी नहीं मिलता ये हमें एपिग्लोटाइटिस। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक, a 3-year-old with foul smelling bloody discharge from right nostril since 3 weeks। a 3-year-old boy होगा with foul smelling bloody discharge। ठीक, फाउल स्मेलिंग याद रखिए, फाउल स्मेलिंग बदबूदार, ब्लडी डिस्चार्ज, थोड़ा सा ब्लड स्ट्रीक्स भी हैं फ्रॉम राइट नॉस्ट्रिल्स, सो इट इज यूनिलैटरल। तो ईएनटी के लेक्चर में इस चीज़ पे एम्फेसाइज किया गया है कि इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिलेटरल नेजल सिम्टम्स, या उसकी ऑब्स्ट्रक्शन होती है, डिस्चार्ज होता है। ठीक, जो एलर्जीज होती हैं, वायरल इन्फेक्शन होते हैं, ये आमतौर पर बायलैटरल्स होते हैं। यूनिलेटरल में फिर आपको फॉरेन बॉडी, डेविएटेड सेप्टम, पॉलिप, ट्यूमर, ये वाली चीज़ें सोचनी पड़ती। ठीक, सो ये क्वेश्चन में एक छोटा सा बच्चा है जिसकी एक साइड से फाउल स्मेलिंग नेजल डिस्चार्ज है। ठीक, देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। एडिनोइडल हाइपरट्रॉफी, बी एट्रोफिक राइनाइटिस, सी फॉरेन बॉडी इन नोज, डी फंगल साइनोसाइटिस, ई राइट नेजल पॉलिप। इसमें से कान के ऑप्शन सही हो सकते हैं, लेकिन इस 3 इयर्स के एज पे क्या करेक्ट है? हाँ बताओ कि ना बताओ, फहद मुस्तफ़ा की तरह। ऐसे मेरा नाम ही आप लोग फहद मुस्तफ़ा रखते हैं। हाँ ऐसे सोच रहे हो, देख रहे हो गुजरांवाले वाले डॉक्टर तो सही हंस रहे होंगे ना। और डॉक्टर साहब आपकी बैठना ज़रूरी नहीं है, आप लेटना चाहते हैं लेट के भी लेक्चर ले सकते हैं। सॉरी, ऑनलाइन का फ़ायदा ही यही है ना। अरे वो ख़वातीन को चेक करें, ख़वातीन काम भी कर रही हैं, ऊपर से लेक्चर भी देख रही हैं, बच्चों को भी ख्याल रख रही हैं। करें करें, सब जायज़ है। ऑनलाइन में यही तो फ़ायदा है ना, कन्वीनियंट काम करें, रिलैक्स काम करें। हम तो हम लेक्चर में भी यही कहते हैं, सारी उम्र रो रो के पढ़ा है, अब कुछ हंस के भी पढ़ लें, एंजॉय करें। ठीक, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस MCQ which says a foul smelling nasal discharge which is bloody in a 3-year-old child is foreign body। ठीक, हमेशा सोचिएगा इसमें। एक जो 2-3 MCQs और करवा देता हूँ मुफ्त में। अगर कोई आता है MCQs के, बच्चा है स्कूल लंच के दौरान या कुछ खाते हुए उसको एकदम उसको खांसी शुरू हो गई, सडन आंसर ऑफ कॉफ इन अ चाइल्ड इज अ फॉरेन बॉडी इन द चेस्ट, खासतौर पर राइट लोब में चली जाती है। ठीक, प्लीज ध्यान में रखिए। अगर आ जाता है कि विजाइनल डिस्चार्ज इन अ लिटिल गर्ल, फाउल स्मेली डिस्चार्ज, थिंक ऑफ फॉरेन बॉडीज। क्योंकि बच्चों की आदत होती है ना हर चीज़ करते हैं, नोजल फॉरेन बॉडीज, ईयर फॉरेन बॉडीज,
तो फॉरेन बॉडीज जो है रिएक्शन करती हैं, खासतौर पर वेजिटेटिव प्रोडक्ट्स हो तो फाउल स्मेली नेजल डिस्चार्ज करती है। ठीक, तो ये ध्यान में रखिएगा। सो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4। अ 29-year-old रग्बी प्लेयर, रग्बी हमारे यहाँ नहीं खेली जाती, ये अमेरिकन फुटबॉल की तरह होता है, वो एक फुटबॉल को खींच रहे होते, बड़ी धींगा मुश्ती होती है, इसमें चोटें लगती हैं, टकरें लगती हैं, बहुत यानी रफ किस्म की गेम है। तो player who has been hit on the nose and is now complaining of bilateral nasal obstruction. There is bright red midline swelling visible from both nostrils, obstructing nasal passage. जो पिक्चर आपको प्रिंट करके दी गई वो मैंने भी देखी ना, वो अजीब से, उसमें पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है ना, नाक में लगता है चूहा है, सो नाराज ना, ये जो खाना खा रही है मुझे डांटेंगे कि ये डॉक्टर नासिर को क्या हो गया, मैं खुद भी खा रहा हूँ। ठीक है, डॉक्टरों को ना दिल नहीं खराब होता, मजबूत रखे। पिक्चर में ना अजीब सा लगता है कि नाक में क्या है, बट कलर पिक्चर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ उसमें आपको नजर आ रहा होगा दिस म्यूकोजल स्वेलिंग, इस तरह की। सो व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट स्टेप? ऑप्शंस आर से कोल्ड कंप्रेशन, डीकंजेस्टेंट, इवैक्यूएशन, नीडल एस्पिरेशन, स्टेरॉइड स्प्रे। ठीक, अब बताइए क्या करना है। जिसको पता है ये है क्या चीज, ठीक, तो उसको, ये हीमाटोमा होता है, सेप्टल हीमाटोमा। अच्छा, उसकी इंपॉर्टेंस बता देता हूँ। ये जो कार्टिलेज होती है ना हमारी, जो बॉडी में कार्टिलेजेस हैं, चाहे डिसलोकेशन के दौरान बोनी कार्टिलेजेस होती हैं, एयर का जो कार्टिलेज है ये, और नेजल सेप्टम का जो सॉफ्ट पार्ट है ये, दीज आर कार्टिलेजेस। कार्टिलेज की अपनी ब्लड सप्लाई नहीं होती, बस ये याद रखिएगा। ये म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन से ब्लड लेता है। जब भी कोई एडीमा होगा, ये ब्लड कलेक्शन होगी विच सेपरेट्स कार्टिलेज फ्रॉम इट्स सप्लाई, चाहे म्यूकस मेम्ब्रेन हो चाहे स्किन हो, इसके दरमियान अगर कोई लेयर आती है ना, कार्टिलेज की ब्लड सप्लाई खत्म हो जाती है एंड द कार्टिलेज डाइज। अक्सर इसका ना हो ना तो बिल्कुल नाक फ्लैट हो जाती है इस तरह की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसका इलाज क्या है? जो भी चीज़ बीच में है फ्लूइड या ब्लड, उसको निकालें और कंप्रेस कर दें, वापस कलेक्शन ना हो, तो वापस कार्टिलेज अपनी ब्लड सप्लाई वापस लेना शुरू कर देता है। चाहे एयर की इंजरी हो, कार्टिलेजिनस, ये जो टीचर पकड़ के मरोड़ते हैं ना, अगर हीमाटोमा यहाँ हो और या नेजल हो, तो इसको इवैक्यूएट करके तो कंप्रेस, आंसर बता दिया। अच्छा, ठीक है। सो द आंसर इज इवैक्यूएशन। कोल्ड कंप्रेसेस विल नॉट वर्क, डीकंजेस्टेंट काम नहीं करती, सिर्फ अगर एपिस्टैक्सिस और डीकंजेस्टेंट काम कर सकती है। नीडल एस्पिरेशन इसमें नहीं चाहिए होती है, क्योंकि जब ब्लड निकालेंगे वापस कलेक्ट हो जाता है, इसमें पूरा हीमाटोमा क्लॉट निकालना पड़ता है एंड देन वी हैव टू कंप्रेस। स्टेरॉइड स्प्रे का तो कोई रोल नहीं है, ये एलर्जी तो है नहीं। ठीक है, क्लियर? सो जस्ट फॉर रिवीजन पर्पस, कार्टिलेज के ऊपर जब भी हीमाटोमा होगा आप इसको इवैक्यूएट करना है, कंप्रेशन करनी है, वरना कार्टिलेज खत्म हो जाता है, उसकी ब्लड सप्लाई नहीं है। इसीलिए जो फ्रैक्चर है और डिसलोकेशन है, डिसलोकेशन को जल्दी रिड्यूस करते हैं, क्योंकि डिसलोकेशन में जो कार्टिलेज है ना उसकी ब्लड सप्लाई खराब हो जाती है। कार्टिलेज डैमेज हुआ तो बोन रफ हो जाती है, फिर जॉइंट तबाह करती है। समझ गए? ठीक है, आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 5 भी काफ़ी क्वेश्चंस बाकी हैं, चलो देर हो जाए फिर आप लोग मुझसे नाराज़ हो गए, डॉक्टर नासिर ने टाइम ज़्यादा ले लिया। चलो बीच में बता दीजिएगा, मैं फास्ट कर दूंगा, स्किप कर दूंगा अगर हम कहते हैं तो। ना करो स्किप, चले नहीं कर। चलो आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5। A 43 years old woman is suffering from chronic bilateral nasal obstruction and discharge. She has used over-the-counter nasal sprays and only gets temporary relief. ये क्वेश्चन आपके जो पेपर में है ना उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें ना कुछ एलिब्रेशन इतनी अच्छी नहीं थी, तो आप जरा अपना पेपर मत देखिए, जो आपकी स्क्रीन पे है ना उसको देखिए। उसमें थोड़ा सा फर्क है, उसमें इसमें जरा क्लियर लिखा हुआ है चीज़ें। जो आपका पेपर है ना उस पर लिखा हुआ है a 43 years old a woman is suffering from chronic nasal obstruction and discharge. She has used over the counter nasal sprays for months and feels the problem is worsening. ये तो सर नॉन स्पेसिफिक था। ठीक, ये जो है ना स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये जरा स्पेसिफिक, बहुत स्पेसिफिक है। ठीक,
So she has used over the counter nasal sprays and only gets temporary relief. क्लू है, एक खास किस्म का स्प्रे है जो लोग बहुत कॉमनली मिसयूज करते हैं, ठीक, उसका नाम है जाइनोसिन। और वो अच्छी चीज़ है लेकिन 5 डेज तक यूज़ करते हैं, ज़्यादा यूज़ किया तो उससे आदत हो जाती है, ठीक। तो वो ओवर द काउंटर लोग खरीदते हैं, उसकी रिलीफ भी टेम्पररी होता है। शी फील्स दैट द प्रॉब्लम वर्सन्स इफ शी डज नॉट यूज स्प्रेस, ठीक, उसमें यूज करेंगे तो नाक खुलेगी, नहीं करेंगे तो बंद हो जाती है। सो लेट्स सी व्हाट आर द ऑप्शंस। तो ऑप्शन ये कि व्हाट इज द डायग्नोसिस, इज इट एट्रोफिक राइनाइटिस, इज इट फंगल साइनोसाइटिस, is it nasopharyngeal carcinoma, is it rhinitis medicamentosa, और is it septal hematoma। सेप्टल हेमाटोमा तो नहीं, हमने पिछली स्लाइड में देख लिया कि सेप्टल हेमाटोमा नहीं हो सकता, ठीक। अब बाकी 4 कॉजेज रह गई। व्हाट इज एट्रोफिक राइनाइटिस, देखा है किसी ने, पेशावर वालों? नहीं, अच्छा देखा होगा, अच्छा कराची में देखा है, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। चले बता, एट्रोफिक राइनाइटिस एक ऐसी बीमारी है ना, अगर वो पेशेंट आपके कमरे में आ जाए, आप उस कमरे में बैठना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। क्यों? वजह ये है कि एट्रोफिक राइनाइटिस इज अ कंडीशन इन व्हिच द म्यूकोजल मेम्ब्रेन्स एट्रोफी, आप स्लफ शुरू हो जाती है, इतनी बुरी स्मेल आती है, फाउल स्मेल आती है, ठीक, जो कमरे में सबको आती है, वो सबकी दिल खराब होने शुरू हो जाता है, सिवाय पेशेंट के, क्योंकि उसकी सेंस ऑफ स्मेल नहीं होती, उसको नहीं पता चलता बेचारे को, ठीक है, कि इतनी स्मेल आ रही है, वो बेचारा फिर रहा होता है, अगले नाक बंद कर रहे होते हैं, ठीक। उसमें फिर हमें नाक जो ट्रीटमेंट है उसमें फिर नॉस्ट्रिल्स को बंद करना पड़ता है, इमोलियंस डाल के, इसकी अपनी ड्रॉप्स होते हैं, ग्लिसिन वगैरह, फिर नॉस्ट्रिल्स को बंद किया जाता है ताकि म्यूकस मेम्ब्रेन्स वापस आ जाएं, ठीक। तो ये फंगल साइनोसाइटिस वो भी होता है, उसमें स्टेरॉइड ये स्प्रे से ना, फंगल साइनोसाइटिस में फाउल स्मेल होता है, ठीक है, पेशेंट को भी फील होता है, लेकिन उसमें ये होता है कि यूनिलैटरल होगा या साइनस के फीचर्स होंगे, और उसमें टेम्परेरी रिलीव नहीं मिलेगा किसी चीज़ से। थर्ड इज नेसोफेरेंजियल कार्सिनोमा, ठीक, कार्सिनोमा में भी ये चीज़ें हो सकती है लेकिन उसमें रिलीव नहीं मिलता। राइनाइटिस मेडिकामेंटोसा एक और कंडीशन है, ठीक। सो द करेक्ट आंसर इज rhinitis medicamentosa. So it's sort of rhinitis because of misuse of medications. Which medications? जो विजो कंस्ट्रिक्टर्स है ना, लाइक जाइनोसिन है, ये वाली जितनी भी जो होती है ना विजो का, इनका एक रिबाउंड फेनोमेनन होता है, आपको आदत हो जाती है, फिर आप अगर यूज़ नहीं करेंगे म्यूकोसा एडिमा हो जाता है, मजबूरन आपको यूज़ करना पड़ता है। हमारे पेशेंट्स अक्सर जाइनोसिन जेब में लेके फिर रहे होते हैं, बार बार करना पड़ता है, अजीब सा लगता है, ठीक। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड राइनाइटिस मेडिकामेंटोसा। इसलिए जब भी हम जो सिंपैथोमिमेटिक हैं या वेसोकंस्ट्रिक्टर ड्रॉप्स हैं, चाहे आइज में हो चाहे नोज में हो, सही, नेफाजोलिन हो या जाइलोमेटाजोलिन हो, हमने 5 दिन तक एज अ फैमिली फिजिशियन यूज कराना है, उससे ज्यादा नहीं। क़यामत हो तो हफ्ते तक करा लें, ज्यादा ना करें वरना लोगों को आदत पड़ जाती है इसकी, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ये कौन सा था? सो दैट वाज 5, ये भी 5 है तो 6 होना चाहिए, ठीक। सो लेट्स से 5 के 2 है। A 30 years old man presents with a 2-day history of malaise, fever, bad oral smell, painful swallowing and inability to open the mouth. क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एक तो 30 साल का यंग आदमी है, एक्यूट हिस्ट्री ऑफ 2 डेज, गौर से पढ़ी, ये चीज़ें सब फायदे की हैं, पता चल जाता है क्या हो रहा है। मलेज जो तबीयत खराब हो रही है, बुखार भी है, ओरल स्मेल भी इनको आ रही है, पेनफुल swallowing, इसका मतलब है टॉन्सिल्स और फेरिंग्स इसके इन्वॉल्व है, इनएबिलिटी टू ओपन द माउथ, सो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ सबम्यूकस फाइब्रोसिस जिसे हमने डिस्कस किया था, ठीक है। ये बेसिकली एक कंडीशन होती है जहाँ पस कलेक्शन होती है। There is a bulge on left side of pharynx, shifting uvula to right side. ये भी पूरी ENT के लेक्चर में बड़ी तफसील से, आप ENT के लेक्चर जरूर देखें, आप इंजॉय करेंगे, सही। इस तरह के, बल्कि इस प्रोसेस की, इसकी प्रोसीजर की वीडियोस भी हैं, वीडियो का जो बैंक है ना ENT वाला पूल, उसमें देखिएगा, आपको बड़ी इंफॉर्मेशन इसमें मिलेगी। So this is a bulge on the left side of pharynx, shifting uvula to right side,
So there is some connection. What is the single most likely diagnosis? Acute pharyngitis. Acute tonsillitis एक ही तरह की चीज होती है. पेरीटॉन्सिलर एब्सेस, फेरेंजियल एब्सेस या विंसेंट्स एंजाइना. बड़ी मिलती जुलती कंडीशन है. नीचे तो CDE है, काफी मिलती जुलती कंडीशन है. पेरीटॉन्सिलर एब्सेस जो टॉन्सिस के पीछे एब्सेस होता है, स्वेलिंग होती है, माउथ ओपन नहीं होता, यूवुला को शिफ्ट कर देते हैं. ठीक, इसमें मैं डांट भी खा चुका हूँ. हमारे टीचर आगा खान में है डॉक्टर इफ्तिखार सलाउद्दीन, और फर्स्ट टाइम मैंने कभी सुना भी नहीं था कि ये चीज़ होती है. वो कहते क्या नज़र आ रहा है. बड़ी मुश्किल से माउथ खुला, मैंने देखा अंदर से. अच्छा, यूवुला इतना एडिमेटस इतना बड़ा ना, अंगूर की तरह नज़र आ रहा है. कहते क्या देख रहे हो. मैं कहा सर अंदर अंगूर की तरह कोई चीज़ है. कहते बुद्धू आदमी, अंगूर डिस्क्राइब साइंटिफिकली, ये कौन सी डिस्क्रिप्शन है, गले में अंगूर है. ठीक, मुझे तो और कुछ समझ नहीं आ रहा. तो सर ने समझाया कि दिस इज एडिमेटस यूवुला, ये चीज़ होती है, कलेक्शन है पस की. फेरेंजियल एब्सेस जो है वो डीप फेरेंजियल एब्सेस होती है, वो थ्रोट के अंदर होती हैं, यहाँ ऊपर नहीं होता. विंसेंट जैसा फ्लोर ऑफ माउथ की होती है. ठीक, उसमें फिर जबान हो जाती है, डेंजरस कंडीशन, एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट होती है विंसेंट में. ठीक, तो ये सो दिस पेशेंट ऑफ एक्यूट इज 2 days हिस्ट्री ऑफ बैड स्मेल जो कि टॉन्सिलाइटिस की है, पेनफुल स्वॉलोइंग है, इनएबिलिटी टू माउथ इज बिकॉज ऑफ पेरीटॉन्सिलर एब्सेस. ट्रीटमेंट क्या होती है? एंटीबायोटिक्स हैं, IV एंड ड्रेनेज और एस्पिरेशन ऑफ द एब्सेस है. इन दोनों की वीडियोस आपकी उसमें हैं, जरूर देखिए. क्वेश्चन नंबर 7. ठीक, तो पिछला वाला जो है ना वो 6 था. 7-year-old boy presents with a 10-day history of malaise, low-grade fever, and painful discharging air. 7 साल का बच्चा है, 10 दिन से जिस्म में दर्द, हल्का बुखार और कान से डिस्चार्ज है. There is tenderness behind the right ear, and you are unable to visualize the tympanic membrane. What is the most likely diagnosis? So let's see the options. Boil in the ear, furunculosis in the ear, external canal, fungal infection, mastoiditis, otitis externa, ठीक, और otitis media. ठीक, काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये. जिन्होंने ENT में काम नहीं किया हुआ या पेशेंट्स नहीं देखते, काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें. ओटाइटिस मीडिया की एक कॉम्प्लिकेशन होती है जब वो इन्फेक्शन मेस्टॉइड के में चला जाता है. मेस्टॉइड जो बोन है ना पीछे, उसके एयर सेल्स होते हैं, जो वहाँ इन्फेक्शन होता है तो कान को ना वो धक्का देके बैट ईयर कर देता है, और कान के पीछे टेंडनेस होती है, और पूरी ईयर, मिडिल ईयर सब कुछ इन्फ्लेम्ड होता है. टिम्पैनिक मेम्ब्रेन नज़र नहीं आ रहा होता. ठीक, सो द करेक्ट आंसर इज मेस्टॉइडाइटिस. ठीक, टेंडरनेस बिहाइंड द ईयर विच इज मेस्टॉइड बोन, और वो कान को पुश करता है. ठीक, इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओटाइटिस मीडिया. बॉयल इन द ईयर या फरिंकुलोसिस इन द एक्सटर्नल कैनाल, एक वेरी पेनफुल कंडीशन. कान के अंदर दाना निकलता है, फुंसी निकलती है, बिकॉज देयर इज अ बोनी कैनाल, एक्सपैंड नहीं कर सकता तो वो अंदर कंप्रेस करता है, इससे उसका पेन बहुत होता है. उसमें हम हीट कंप्रेसेस करवाते हैं, वार्म कंप्रेसेस, एक थर्मोल ग्लिसरीन ड्रॉप्स होते हैं ताकि जल्दी से राइप हो और वो फटे उसमें. ठीक, फंगल इन्फेक्शन ओटाइटिस एक्सटर्ना होती है फंगस की, लेकिन इसमें इतना डिस्चार्ज नहीं होता, फीवर नहीं होता. तो इट्स फंगल ओटाइटिस एक्सटर्ना इज माइल्ड डिजीज. ENT के लेक्चर में उसकी पिक्चर्स भी हैं. ओटाइटिस एक्सटर्ना, उसके अंदर पेन होता है, डिस्चार्ज हो सकता है, फीवर नहीं होता, और मेस्टॉइड नहीं इन्वॉल्व होता उसमें. उसमें उसकी निशानी क्या होती है? ट्राइगस, ये जो कान का आप देख रहे हैं ना, नजर आ रहा है, तो ये जो ट्राइगस होती है ना इन फ्रंट ऑफ द ईयर, इसको दबाते हैं तो पेन होता है, इसको कहते हैं ट्राइगस साइन. सो इट इज साइन ऑफ ओटाइटिस एक्सटर्ना. ओटाइटिस मीडिया में हाई ग्रेड फीवर विद डिस्चार्जिंग एयर पॉसिबिलिटी है. इस पेशेंट को हुआ भी होगा ओटाइटिस मीडिया लीडिंग टू मेस्टॉइडाइटिस. क्वेश्चन नंबर 8. सॉरी, मैं पानी पी लेता हूँ. आप भी बोलेंगे डॉक्टर नासिर क्यों बैठा, कभी पानी पी रहा है, कभी चाय पी रहा है. सर हम ऐसे ही करते हैं, लेक्चर में ऐसे ही करते हैं, आप लोग भी ऐसा करें, एंजॉय करें. ठीक है,
बगैर इंजॉयमेंट के ना कोई पढ़ाई नहीं होती। और ठीक, और जो मैं तो अक्सर कहता हूँ स्कूल सब डांटते रहते हैं, लेकिन हम कहते हैं यार एक जब पढ़ने के लिए आते हो तो रिलैक्स होके एंजॉय करके जाए, ताकि खुशी खुशी आपको यादगार लम्हा। तो लोग मिस भी करते हैं बाद में जब ख़त्म होता है ना, लोग बड़ा मिस करते हैं जो हमारे सेशंस होते हैं। तो हम आगे चलते हैं, टाइम अगर हो तो मुझे बता दिया करें, ठीक है? असल में मैं स्लो स्लो रात तक चलूँ, आपको और काम भी करने हैं। सो ऑप्शन नंबर वन, sorry, question number 6 years old girl presents to you with bilateral ear discharge. Her mother tells you that she keeps her mouth open all the time. Her weight is 16 kg. Which single investigation would you order to confirm the diagnosis? Again, a very high level MCQ. जिसको पता है कि क्या चीज़ है वो ये आंसर कर सकता है, जिसको नहीं पता वो नहीं कर सकता। See, because there are some important clues. एक तो छोटी बच्ची है, बायलैटरल ईयर डिस्चार्ज है, फीवर का जिक्र नहीं हुआ, ठीक, प्लस उसका वेट 16 केजी है। 6 साल पे वजन कितना होना चाहिए बताएं? मुल्तान वाले बताएं, मुल्तान वाले। 18 नहीं, 18 नहीं, थोड़ा सा बढ़ाएं, ऐसा नहीं, उसी 6 साल पे कम है। 16 केजी होना चाहिए, 20 से ऊपर होना चाहिए। मैं अगर आपको याद नहीं रहता ना तो मोटे मोटे टोटके बता देता हूँ वजन याद रखने के लिए एज ए फैमिली फिजिशियंस, कि हमेशा हम भी भूल जाते हैं, आप भी भूल जाते होंगे। तो आपको पता है, लेडी डॉक्टर्स को पता होता है, वैसे अक्सर उनको याद होता है, या पीडियाट्रिक्स में जिसने काम किया हुआ है ना तो वो कर सकते हैं, उनको पता होता है। हाँ नहीं, करेक्ट, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, इतना ही होता है। अच्छा, अब देखिए हम याद कैसे रखें, सिंपल सा। नॉर्मल बच्चा जब पैदा होता है उसका वजन तकरीबन 3 kg या 3.5 kg इतना ही होता है ना। लेट्स टेक 3। बच्चे का वजन डबल होता है 5वें महीने पे, या जो जरा कमजोर है तो छठे महीने पे हो जाएगा। यानी जो 3 किलो था आधे साल पे, 6 महीने पे वो डबल होगा, 6 किलो। 1 साल पे ट्रिपल हो जाएगा, यानी 9 किलो। थोड़ा सेहतमंद होगा तो 10 किलो भी हो सकता है, ठीक। फिर उसके बाद जो है ना, जंप करें टू 3 इयर्स, 3 साल का बच्चा 15 किलो होता है। 1 साल का बच्चा जो है वो तकरीबन 9-10 किलो है सेहतमंद, और 3 साल का बच्चा 15 किलो है। 2 साल वाला कितना होगा? बिल्कुल उनके बीच में लगाएं, 12 से 13 किलो के दरमियान, ठीक, क्लियर। तो 3 साल का बच्चा सेहतमंद 15 किलो है, 5 साल का बच्चा कितना होना चाहिए? 20 किलो, सही। तो ठीक, 3 साल का बच्चा 15 किलो, 5 साल का बच्चा 20 किलो। अब 4 साल का बच्चा कितना होना चाहिए? बीच में ले आइएगा, ठीक, 17 से 21 18 किलो के दरमियान, सही। ये क्लियर हुआ। अब अगला जंप लगाइए, बड़ा जंप। 10 साल का बच्चा 30 केजी होना चाहिए, सही। तो 5 साल का बच्चा 20 किलो, 10 साल का बच्चा 30 किलो, ठीक, सही। तो जो 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल बड़े इजी हैं, 2-2 केजी लगाइए हर साल के, सही। इसका मतलब हुआ अगर 5 साल का बच्चा 20 है, 6 साल का 22, 7 साल का 24, 8 साल का 26, 9 साल का 28 और 10 साल का 30, ठीक। ये अगर आप भूल जाए तो ये वीडियो जब रिकॉर्ड हो आपके पास पहुंचेगी ना तो इसको दोबारा देख लें आप, फिर आपको सही याद आएगा। इस तरह क्लिनिक में हमें फ़ौरन ये एक रफ सा एस्टिमेट मिल जाता है। फार्मूले भी हैं, वो मैं भी भूल जाता हूँ आपकी तरह। सो कहाँ थे हम लोग? वो कहाँ के, सॉरी, थोड़ा सा लतीफ़ा याद आ गया मुझे। कहाँ कहाँ वाला सुनाया होगा, पता नहीं आपने सुना तो दोबारा सुना देता हूँ। एक टीचर ना वो सुना रही थी बच्चों को ना, एक बादशाह के किस्से सुना रही थी। एक पुराने ज़माने में मुल्क था, ये खुशहाली थी, ये थी, बादशाह था, उसको बहुत बड़ा महल था,
उसमें एक बहुत बड़ा उसका बेडरूम था, उसका एक बहुत खूबसूरत सा बिस्तर था और इसमें नरम, और ये बच्चों ने आपस में शोर कर दिया, लड़ाई हो गई, शोर मच गया, टीचर ने जाके डांटा, टपट मार मार के वापस आई, तो भूल गई कि मैं क्या पढ़ा रही थी। कंफ्यूज होकर पूछती, बच्चों मैं कहाँ थी? बच्चा बड़ा मासूम से कहता, हाँ बच्चा की बिस्तर भी थी। सॉरी। तो मैं भी इतनी लंबी स्टोरी सुनाई आपको, मैं खुद भूल गया मैं कहाँ पे था। So question ये था, a 6-year-old girl presents to you with bilateral ear discharge. Mother tells you that she keeps her mouth open all the time. ये क्लू है कि जब नाक बंद होती है बच्चे मुंह से सांस लेते हैं। Her weight is 16 kg is again a clue. इसका वजन कम है। So whatever the child has, whatever disease the child has is affecting the growth of the child. Very important point. बच्चों की दो चीजों पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, एक उनकी ग्रोथ, नंबर 2 उनकी एजुकेशन। जिस एजुकेशन मीन्स लर्निंग, सोशल लर्निंग, वर्बल लर्निंग, एजुकेशन, सारा कुछ, इन दो पे कॉम्प्रोमाइज हुआ ना फिर आपको फॉरन एक्शन लेना पड़ता है। ठीक, तो ये चीजें यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो रही। व्हाट सिंगल इन्वेस्टिगेशन वुड यू ऑर्डर टू कंफर्म द डायग्नोसिस? इसको ये पता होगा, ये एडिनॉइड्स का जिक्र हो रहा है, ये एडिनॉइड्स का जिक्र हो रहा है जिसके अंदर नेजोफेरिंक्स की ऑब्स्ट्रक्शन होती है, बायलेटरल इफ्यूजन्स जाती हैं, कभी रप्चर भी हो सकती है, अक्सर रप्चर नहीं होती, बच्चा सुनता भी नहीं है सही, ग्रोथ भी इफेक्ट होती है। तो एक इन्वेस्टिगेशन होती है जिससे एडिनॉइड्स को हम देख सकते हैं। इज इट सीबीसी? ए, बी कल्चर ऑफ द ईयर डिस्चार्ज, सी थ्रोट स्वैब फॉर कल्चर, डी एक्सरे ऑफ द नेजोफेरिंक्स, एंड ई एक्सरे पेरिनेसल साइनसिस। So the correct answer is X-ray of the nasopharynx. ENT पे इसको बहुत अच्छी तरह कवर किया गया है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, और इसको वो जरूर देखिएगा, बच्चे आते हैं अक्सर मिस हो जाते हैं ये वाली चीज। ठीक, हमें एज अ मिक्स नहीं करना चाहिए एज अ गुड फैमिली फिजिशियन। Question number 9. A 45 years old woman presents with episodic history of dizziness, ringing in the ear which is tinnitus, earache, and progressive sensory neural deafness since 3 years. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्लूज, वेरी इंपॉर्टेंट क्लूज। जिसको ये पता है ना सॉरी, तो वो इसको बहुत अच्छा कर सकता है, जिसको नहीं पता वो नहीं कर सकता। 45 इयर्स जो है ये मिडिल एज है, ऊपर से फीमेल। सो देयर इज अ कंडीशन विच इज कॉमन इन वुमेन ऑफ मिडिल एज। जैसे औरतें मिडिल एज तक पहुंचती नहीं, 18 पे उनकी उम्रें बंद हो जाती हैं, तो कभी कभी 45 इयर्स पे भी पहुंच जाती हैं। तो विद एपिसोडिक हिस्ट्री, एपिसोडिक इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक क्लू है, एक बीमारी है जो एपिसोडिक आती है, और डिजीनेस, रिंगिंग इन द ईयर्स या टिनाइटस है, ईयर एक है, ठीक, और प्रोग्रेसिव सेंसरी न्यूरल डेफिसिट है, और 3 साल से है। नर्व भी डैमेज होती है, यानी जो हियरिंग अपरेटस है, कॉकलिया, जिसकी लेब्रिंथ के डैमेज से रिंगिंग होती है, चक्कर आते हैं, उल्टी हो सकती है, हियरिंग लॉस होती है, एंड दैट हियरिंग लॉस इज परमानेंट। तो ऐसी कंडीशन है जिसको हम रेफर करते हैं। ठीक, सो व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? इज इट बिनाइन पोजिशनल वर्टिगो? इज इट ऑटोस्क्लेरोसिस, मेनियर्स डिजीज, बेसिलर insufficiency, और acoustic neuroma? So the correct answer is, आप जान गए होंगे अभी, ENT में पढ़ा होगा आपने, मेनियर्स डिजीज। ठीक, अब देखते हैं बाकी कॉजेज क्यों नहीं है। बिनाइन पोजिशनल वर्टिगो, ठीक, या परऑक्सिस्मल बिनाइन पोजिशनल वर्टिगो, ये वक्फे से होता है, इसका नाम ही बिनाइन है। इस पोजिशनल, या इधर देखते हुए या इधर देखते हुए या ऊपर, इस खास पोजीशन में होता है। ठीक है, इसमें इतनी रिंगिंग और इतनी इन्वॉल्व नहीं होती, सेमी सर्कुलर कैनाल्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ये बाकी नहीं इन्वॉल्व होते हैं। ठीक, तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, इसमें बाकी लेब्रिंथ वाले फीचर्स नहीं आते। ऑटोस्क्लेरोसिस इज अ मिडिल ईयर कंडीशन, उसके अंदर हियरिंग लॉस होती है, बट इट्स नॉट सेंसरी न्यूरल। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बता रहा हूँ, ऑटोस्क्लेरोसिस की हियरिंग लॉस इज कंडक्टिव लॉस। वो फाइब्रोसिस की वजह से ना वो
स्टेपीज की प्लेट जो होती है वो फाइब्रोटिक हो जाती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी स्टिफ हो सकती है, सारा अपरेटस जो कंडक्टिव सिस्टम है वो स्टिफ हो जाता है। तो वो उसी कंडक्टिव लॉस होती है, नॉट सेंसरी न्यूरल। बेजिलर इनसफिशिएंसी ये डॉज दे सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये पता है आपको, अब याद है न्यूरो एनाटॉमी के? नहीं याद, नहीं याद, मुझे पता है नहीं याद, हमें भी नहीं याद होती। बस एक चीज़ याद रखिएगा, जो ब्रेन है ना हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जुज है, सही, बॉडी का ब्रेन। ब्रेन की ब्लड सप्लाईज भी बड़ी रखी हुई है, दो कैरोटिड्स हैं, बेसिलर हैं। जो ऊपर का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर का जो पार्ट जिसे हम सोचते हैं ना, तो उसकी जब चारों ब्लड सप्लाई ऊपर जाती है, देयर इज सर्कल राउंड अबाउट की तरह, सर्कल ऑफ विलिस। दो फ्रंट से कनेक्शंस हैं, दो पीछे से बेसिलर आर्टरीज की, तो 4 कनेक्शंस इन द रिंग, तो ब्लड सप्लाई ऊपर जाती है, उससे फिर मजीद ब्रांचेज होती हैं, ठीक। लेकिन उससे नीचे जो अपरेटस है ब्रेन स्टेम, ये एरिया में फिर यहाँ पे वो सर्कल ऑफ विलिस नहीं सप्लाई करता, सर्कल विलिस ऊपर करता है, ये नीचे जो है इंडिविजुअल बेसिलर आर्टरीज की थी। तो ब्रेन स्टेम और सेरेबेलम, ये एरिया की ब्लड सप्लाई पोस्टीरियर सप्लाई से ख़राब हो सकती है, जो वहाँ के स्ट्रोक हो, इनसफिशिएंसी हो, कंप्रेशंस हो, फिर वो चक्कर आते हैं उसमें, ठीक। लेकिन उसकी क्लू ये है कि उसमें आपको सर्वाइकल की निशानियां मिलेंगी और ख़ास बताएंगे कि किसी खास पोजीशन में होता है। एकोस्टिक न्यूरोमा, एकोस्टिक न्यूरोमा, अब लेक्चर जरूर देखिएगा, इट इज़ लेक्चर में एक तफसील से बयान हुआ है। एकोस्टिक न्यूरोमा इज़ अ बीनाइन ट्यूमर ऑफ द 8th नर्व, बीनाइन है, ठीक। श्वानोमा होता है बेसिकली, लेकिन चूंकि जो नर्व आती है बोनी कैनाल, दैट इज अ नैरो बोनी कैनाल विद नो फ्री स्पेस, तो उसके अंदर छोटा सा ट्यूमर भी आता है, तो कंप्रेस करता है द नर्व, द फेशियल नर्व जो उसके पास होती है, तो उसको कंप्रेस करता है। इट कॉजेज सेंसरी न्यूरल डेफिसिट। और निशानी बताऊं, निशानी बताऊं इसकी एमसीक्यूज की, फिर आप आराम से पकड़ेंगे। यूनिलैटरल, यूनिलैटरल, तो एडल्ट में 45 साल का कोई आदमी हो, उसमें न्यू ऑनसेट ऑफ यूनिलैटरल डेफनेस, यूनिलैटरल सिम्टम हो, हमें रेफर करना पड़ता है। बायलैटरल से इतना प्रॉब्लम नहीं है हमें, यूनिलैटरल इज मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज देयर इज चांसेस ऑफ एक्यूस्टिक न्यूरोमा। चलिए आगे चलिए, टाइम क्या हुआ है वैसे, टाइम से सिर्फ पूछता हूँ, जैसे टाइम क्या हुआ है, टाइम 11 बज गए। अभी कितना, अभी हमारे पास रहता है 1 घंटा हो गया। माइंड तो नहीं करी थोड़ी स्पीड बढ़ाऊँ? हाँ, अच्छा, ये फालतू बातें कम करो। चलिए तो फालतू बातें कम करते हैं, डांट पड़ेगी हमें भी। 11 नहीं, क्या फिर ज़्यादा टाइम बता रहे हो? 4 होंगे, नहीं नहीं वो 4 है, वो जो वो है ना, वो 4 बजे है, ठीक। चलो अभी हमारे पास 1 घंटा है, तो इसको एमसीक्यू एसएक्यूज भी करने हैं, तो एसएक्यूज भी कर रहे हैं, तो मैं इसको फिर जल्दी से 10 रहते हैं तो जल्दी से करता हूँ इसको। तो क्वेश्चन नंबर 10 इज 40 years old woman presents with episodic, number 1, history of dizziness, ringing, earache, progressive sensory neural loss, 3 years, what is the most appropriate long term therapy? ये वही क्वेश्चन का बी पार्ट है, ठीक। इसमें आपसे डायग्नोसिस पूछी हुई है, ट्रीटमेंट पूछी हुई है। तो जो पैथोफिजियोलॉजी है मेनियस डिजीज की, वो ये है, इसमें ईयर के अंदर जो फ्लूइड है ना इनर ईयर में, तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है, जस्ट लाइक हाइपरटेंशन। तो प्रेशर से ना वो जो सेंसरी फाइबर्स हैं वो डैमेज होते हैं। तो फिर करते ये हैं हमने, जैसे ब्लड प्रेशर के लिए दवाई होती है ना, तो इसके लिए भी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ होती हैं, डायरेटिक्स होते हैं। उससे भी ठीक ना हो, फिर एक फिस्टुला क्रिएट कर जाता है, किया जाता है बाय ईएनटी सर्जन्स, तो सीएसएफ के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो डायरेटिक्स में अब आ जाए, कौन कौन सी डायरेटिक हम दे सकते हैं? क्या फ्लूजामाइड देंगे, इंडापामाइड, मैनिटॉल, स्पाइरोनोलेक्टोन और थाइजाइड डायरेटिक्स। सो इन मेनी डिजीज जो पहला ऑप्शन है वो है थाइजाइड डायरेटिक्स, जस्ट लाइक हाइपरटेंशन। MCQ number 11, a 35-year-old man has come to your clinic with hearing loss in right ear since 2 weeks, ठीक। एक यंग आदमी है, एक राइट साइड में उसकी हेयरिंग लॉस है, 2 हफ्ते हो गए। His audiogram is shown here. What is the single most likely cause according to audiogram? ठीक, जो ऑडियोग्राम दिखा रहा है ना, अगर आप उसको गौर से देखिए, वो जो आपको 2 लकीरें नजर आएंगी, एक ऊपर है एक नीचे,
बेसिकली ऑडियोग्राम, वो इसकी ऑडियोग्राम की वीडियोस दी हुई, कैसे होता है, कैसे इंटरप्रेट होता है, वो ज़रूर देखिएगा। इन्फॉर्मेशन वीडियोस में पूरा पूल है इसका, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जस्ट टू समराइज, जो कंडक्टिव लॉस होती है उसमें एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन का डिफरेंस बढ़ जाता है, तो दो लाइनें अलग अलग होती हैं, ठीक। और जो सेंसरी न्यूरल लॉस है उसमें एयर कंडक्शन बोन कंडक्शन दोनों एक साथ ही नीचे आते हैं, जिससे ना जीने मरने के वादा साथ किया हो, एक साथ ही वो नीचे आते हैं, बिकॉज द नर्व इज वीक। तो नर्व वीक है तो चाहे एयर कंडक्शन हो चाहे बोन कंडक्शन हो, दोनों ही वीक जाते हैं। बट इन कंडक्टिव लॉस, सो इन कंडक्शन वाला सिस्टम जो एयर कंडक्शन है वो नीचे चला जाता है, नर्व वाला कंडक्शन या बोन कंडक्शन ऊपर रहती है। सो गैप पैदा हो जाता है बिटवीन टू लाइंस, इसको कंडक्टिव लॉस कहते हैं। तो इसको एक है एक्यूस्टिक न्यूरोमा, B. labyrinthitis, C. Meniere disease, D. otitis media, and fourth is presbycusis. Acoustic न्यूरोमा नर्व डैमेज करती है, कंडक्टिव लॉस नहीं करती। लेब्रिंथाइटिस अगेन लेब्रिंथ की होती है, इज सेंसरी न्यूरल, सेंसरी न्यूरल जो है ना वो सेंसरी इज कॉक्लिया लेब्रिंथ, तो अगेन कंडक्टिव। मेनियस डिजीज सेंसरी न्यूरल। presbycusis एज रिलेटेड वीकनेस ऑफ द नर्व एंड सेंसरी फाइबर, सेंसरी न्यूरल। इसमें एक ओटाइटिस मीडिया ही है जो कंडक्टिव करती है, ठीक। सो दिस पेशेंट हैज ओटाइटिस मीडिया। फिर अगला क्वेश्चन, अ 39-year-old फीमेल प्रेजेंट्स विद अ 4 days हिस्ट्री ऑफ डिजीनेस। थक गए इतनी जल्दी? खुदा को खौफ करें, अभी तो स्टार्ट किया है, पहला लेक्चर, आपकी ये हालत हो गई है। समझ नहीं आया? ये क्या समझ नहीं आया आपको? पीछे जाओ, चलिए। इसमें बस ये जो ऑडियोग्राम होता है ना, ऑडियोग्राम उसमें देख लीजिएगा। ऑडियोग्राम में दो एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन दोनों चेक होती हैं, ठीक। अगर वो नॉर्मल है दोनों साथ नॉर्मल होती हैं ऐसे। और अगर इसमें ओटाइटिस मीडिया या ऑटोस्क्लेरोसिस या जो कंडक्टिव सिस्टम का डैमेज होता है ना, तो कंडक्शन वाली लाइन नीचे आती है और वो नर्व वाली ऊपर, तो गैप होता है, ठीक। आसान सी निशानी है। सेंसरी न्यूरल लॉस इज अ नर्व डैमेज चेक। फिर आवाज़, कोई भी आवाज़ में नहीं जाती, तो दोनों लाइनें साथ आती हैं, ठीक। ये देख लीजिएगा। मेरा ख्याल अभी टाइम कम है तो आगे चलते हैं, वरना लोग मुझे बुरा भला कहना शुरू कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे दोबारा आते हैं। 39-year-old female presents with a 4-day history of dizziness. Dizziness is associated with nausea and vomiting. There is no hearing loss, tinnitus or ear pain. Patient has just recovered from an upper respiratory tract infection. Nystagmus and ataxia are present. What is the most likely diagnosis in this patient? अब देखिए 39 ईयर्स की हैं, अब मिडिल एज स्टार्ट होने वाला है 40 के बाद, एक यंग में है इस वक्त। 4 दिन की सॉरी हिस्ट्री है ऑफ डिजीनेस। See, dizziness is associated with nausea and vomiting. See, something related to the nerve. No hearing loss, tinnitus और ear pain. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है। See, और आप जो ENT का लेक्चर देखेंगे उसमें ये खास तफरीक से बताया गया है कि क्या चीज़ होती है। ये जो हेयरिंग लॉस है वो हेयरिंग apparatus इज कॉक्लिया, और वहीं से टिनाइटस एबनॉर्मल साउंड भी आ सकती है। ईयर पेन तो ओटाइटिस मीडिया की निशानी है। जो भी कंडीशन है, इट्स नॉट अफेक्टिंग द कॉक्लिया, सेमी सर्कुलर कैनाल को इफेक्ट कर रही है, जिससे सिर्फ वर्टाइगो और नॉजिया वॉमिटिंग है। सही, हेयरिंग लॉस वाला कंपोनेंट नहीं है। सो इट्स वर्टाइगो विदाउट हेयरिंग लॉस। कान के इनर ईयर के दो कंपोनेंट्स है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड कॉक्लिया। सही, कॉक्लिया पे कुछ नहीं हुआ बिकॉज देयर इज नो हेयरिंग लॉस। सेमी सर्कुलर कैनाल्स या द नर्व जो होती है वेस्टिबुलर नर्व, उसका प्रॉब्लम लग रही है, ठीक। ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बाद में कहा हुआ है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बाद दो कंडीशंस हो सकती हैं आफ्टर 2 वीक्स और 3 वीक्स और 4 वीक्स, ठीक। एक होता है लेब्रिंथाइटिस और एक होती है वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस, इन विच लेब्रिंथ इज स्पेयर्ड, वो जो कॉक्लिया है ना वो स्पेयर होता है, सिर्फ नर्व की डीमाइलिनेशन होती है। ये दो कंडीशन होती है, दोनों में निस्टैग्मस होता है। सो व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? एक्यूट लेब्रिंथाइटिस, benign positional vertigo, Meniere's disease,
ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस। ठीक, एक एक करके देखें। एक्यूट लेब्रेंथाइटिस में हेयरिंग लॉस होनी थी, कान में भारीपन होना था, टिनाइटस होना था, अच्छी खासी वॉमिटिंग होनी थी, चक्कर भी आना था। ठीक, तो वो कंपोनेंट मिसिंग है, तो इट कांट बी लेब्रेंथाइटिस। बिनाइन पोजिशनल वर्टिगो में इतना एयरेक वगैरह, नोजिया, वॉमिटिंग इतनी नहीं होती। बिनाइन पोजिशनल बिनाइन सी है और एक खास पोजीशन में होती, तो पोजीशन का क्लू जरूर होता, और वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के बाद नहीं होती। समझ रहे हैं? सही, वो हेड इंजरी के बाद हो सकती है, इडियोपैथिक भी हो सकती है। मेनियस डिजीज, मेनियस डिजीज अगेन उसके अंदर हियरिंग लॉस होती है, जो यहाँ नहीं है, तो ये मेनियस भी नहीं है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन क्या होती है? पोस्चरल हाइपोटेंशन। बंदा बैठा हुआ है, जब वो उठेगा तो उसको आंखों के सामने अंधेरा और चक्कर आ जाते हैं। अगर ये होता तो क्लू होता कि पेशेंट पोस्चर चेंज करने पे होता है। ठीक, तो वो भी नहीं है। ठीक, लास्ट रह जाता है वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस। इट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, बिकॉज इसके अंदर वो चक्कर, वर्टिगो वगैरह सारा कुछ है, हियरिंग लॉस नहीं है। ये भी होता है अब आफ्टर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। सेकंड चीज होती है वो लेब्रिंथाइटिस होता है। Question number 30. A 26-year-old female presents with 6 days history of severe dizziness associated with ataxia and right ear heaviness and mild deafness. She had an upper respiratory tract infection 1 week ago. Nystagmus and ataxia is present. What is the most likely diagnosis? ये इजी हो गया ना आपके, तो मैंने आपके लिए आसान हो गया ये, क्योंकि पिछले MCQs में हमने इसको डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब चलते हैं। Acute labyrinthitis, acute otitis media, benign positional vertigo, Meniere's disease और vestibular neuronitis. Here the answer is acute labyrinthitis. ठीक है, as we explained in previous MCQ. 14th, a 45 years old man presents with gradual bilateral hearing loss since 7 months. There is no history of ear discharge or tinnitus. His tympanic membrane appears normal. Rennie's is negative on both sides and Weber is central. What is the most likely cause? ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये थोड़ा ट्रिकी है। बाइलेटरल है, हियरिंग लॉस 7 महीने से, और कान के इन्फेक्शन की कोई अलामत नहीं बताई। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी बाहर ठीक लग रहे हैं। सही, रेनी नेगेटिव है। रेनी एक ऐसा टेस्ट है जिसका पॉजिटिव होना अच्छी बात समझी जाती है, नॉर्मल होता है। पॉजिटिव रेनी का मतलब है एयर कंडक्शन इज बेटर देन बोन कंडक्शन, विच इज नॉर्मल फंक्शन। रेनी नेगेटिव का मतलब हुआ कि वो नाउ बोन कंडक्शन इज बेटर देन एयर कंडक्शन। वेबर सेंट्रल का क्या मतलब होता है? वेबर ये बताता है कि दोनों कानों में कोई हेयरिंग में डिफरेंस तो नहीं है। जब आप उसको ट्यूनिंग फोर्क को स्ट्राइक करने के बाद जब मिडल में रखते हैं ना, तो ये लेफ्ट या राइट या लेफ्ट जा सकता है। ठीक, इस सेंट्रल है, इसका मतलब दोनों कान बराबर हैं, चाहे दोनों अच्छे बराबर हैं या दोनों बुरे बराबर हैं बराबर। ठीक, इसलिए सेंटर में है। वेबर ये नहीं बताता कि बीमारी क्या है। ठीक, वही बताता है कि एक कान अच्छा सुनता है, एक कम सुनता है, एक ज्यादा सुनता है। ठीक, इनका इम्बैलेंस बताता है। बैलेंस में हो तो वेबर सेंटर में आता है, चाहे बिल्कुल नॉर्मल कान हो, चाहे वो दोनों थके हुए कान हो। अगर वो बराबर है तो वेबर सेंटर में आएगा। ठीक, चले। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉज? एक्यूस्टिक न्यूरोमा, विच इज अगेन अ बिनाइन ट्यूमर, यूनिलैटरल होता है। लेब्रिंथाइटिस इतने अरसे तक नहीं चलता। लेब्रिंथाइटिस, मेनियस डिजीज अगेन फीमेल्स में कॉमन होती है, विच इज एपिसोडिक, हियरिंग लॉस, वॉमिटिंग्स, ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, ऑटोस्क्लेरोसिस एंड प्रेस्बाइक्यूसिस। प्रेस्बाइक्यूसिस इज एज रिलेटेड हियरिंग लॉस विच इज सेंसरी न्यूरल। अब इन चार में जो आंसर है ना वो है ऑटोस्क्लेरोसिस। ऑटोस्क्लेरोसिस जैसे पहले थोड़ा मैंने बताया, इट इज द स्क्लेरोसिस या फाइब्रोसिस ऑफ द ईयर। खास तौर पे जो कान के जो इनर ईयर के साथ जो स्टेपीज का फुट प्लेट है ना, वो जब वाइब्रेट करता है वो स्टिफ हो जाती है, तो बहुत कम वाइब्रेशन जाती है। जो 3 कंडक्टिव बोन्स है ना, मेलियस, इनकस, स्टेपीज, वो भी स्टिफ हो जाते हैं। बट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बाद में स्टिफ हो जाती है, लेकिन शुरू में नॉर्मल नजर आती है। बायलैटरल कंडक्टिव हियरिंग लॉस होती है। ठीक, सो रेनी नेगेटिव का मतलब है कंडक्टिव लॉस,
ऑडियोग्राम कराएंगे तो आपको बोन कंडक्शन ऊपर मिलेगी, एयर कंडक्शन नीचे मिलेगी, सही। तो डिफरेंस आएगा इसमें। शॉर्ट स्क्लेरोसिस इसको पढ़ लीजिएगा, या हम आमतौर पर रेफर करते हैं। इसमें स्टिपेडेक्टमी होती है, छोटा सा पिस्टन वगैरह डाल के उसको वो ठीक करते हैं, ENT वगैरह। तो अगर आपके पास एज अ फैमिली फिजिशियन पेशेंट आता है ना, तो आप रेफर कर दें। क्वेश्चन नंबर 15, 42 years old man presents with 103-degree fever, runny nose, right-sided, severe facial pain which is more on bending forwards since last 3 days. acute history है, फीवर भी तेज है, नाक भी बह रही है, राइट साइड फेशियल पेन भी है, और आगे झुकता है तो उसको दर्द ज्यादा होता है। राइट मैक्सिलरी बोन इज टेंडर, टेंडरनेस है यहाँ पे। व्हाट इज द सिंगल मोस्ट अप्रोप्रिएट ड्रग फॉर हिम? आप भी सोच रहे होंगे ना, कितना आसान MCQ आ गया। ये तो साइनोसाइटिस है, डायग्नोसिस नहीं पूछी, ट्रीटमेंट पूछी है। और ये पूछने का भी खास मकसद है, क्योंकि हमारे यहाँ साइनोसाइटिस की ट्रीटमेंट में ना बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। लीवोफ्लॉक्सासिन, मोक्सीफ्लॉक्सिन, पता है क्या क्या एंटीबायोटिक्स देते हैं डर के मारे। सो एज अ फैमिली फिजिशियन वी फॉलो WHO गाइडलाइंस फॉर इन्फेक्शियस डिजीजेस। हम वही एंटीबायोटिक लिखेंगे जो WHO रिकमेंड करती है, सही। तो सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रग क्या? एमोक्सिल, सिफोरॉक्सिम, सेकेंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन विच इज क्विनोलोन, क्लोट्रामेथाजोल जो सेप्ट्रान होती है, और ये डॉक्सीसाइक्लिन विच इज टेट्रासाइक्लिन। क्या देनी है? सिप्रो? नहीं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू WHO it's the Amoxil is still the drug of choice for sinusitis. Amoxil is the drug of choice for sore throat. Amoxil is the drug of choice for otitis media. सही। अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट जितने भी बैक्टीरियल हैं उन सब की ड्रग ऑफ चॉइस एमोक्सिल ही है। सेकंड पे ऑगमेंटिन है, उसके बाद पे क्लेरिथ्रोमाइसिन है या सेकंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन है। बस ये याद रखिएगा। क्विनोलोन्स का इसमें इतना कोई रोल नहीं है, नहीं देना है हमने। और जो पावरफुल थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन का भी कोई रोल नहीं है, क्योंकि इनकी जर्म्स जो है ना, निमोकोकस, मोरिक्सेला, ये सब पेनिसिलिन सेंसिटिव होते हैं। 16. A 48 years old man complains of hearing loss, tinnitus in the right ear and vertigo gradually for past 3 months. आपके जो क्वेश्चंस है ना उसमें ये ग्रेजुअली का टर्म नहीं होगा, है ना? नहीं है ना? देखें निकाल के देख लेना, नहीं है ना? ठीक। तो ग्रेजुअली से इसका मतलब सही आ जाता है कि इट्स अ ग्रेजुअली प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग कंडीशन। He has facial palsy on right side. See, hearing loss भी यहाँ पे है, tinnitus भी यहीं पे है, चक्कर भी आ रहे हैं, और ऊपर से क्या है, राइट साइड फेशियल पॉल्सी भी है। तो फेशियल नर्व एक चीज हो रही है, समझ गए ना? चल अब मैं ऑप्शंस दिखाता हूँ। नहीं आपको, मुझे पता है आपको आगे समझ आ गया, हाँ, लेकिन जिनको नहीं पता ना उनको तो कहने देना। मैं ऑप्शंस दिखा देता हूँ, ठीक। एक्यूस्टिक न्यूरोमा, इज दिस एक्यूस्टिक न्यूरोमा? क्या ये बेसिलर इंसफिशिएंसी है, वही जो पोस्टीरियर सप्लाईज होती हैं ब्रेन की, उसकी सप्लाई कम होती है तो फिर चक्कर आते हैं। हॉर्नर सिंड्रोम, जिसमें जो आई का जो नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं। रमसे हंट सिंड्रोम इज हर्पीज जोस्टर ऑफ द फेशियल नर्व, फेशियल पाल्सी विद वेसिकल्स इन द ईयर। रमसी हंट सिंड्रोम में बहुत अच्छा कवर हुआ है, प्री सेशन में भी कवर हुआ है। और दोबारा बता देता हूँ, जो हमारे लेक्चर्स है ना उसके एंड में प्री सेशन की डिस्कशंस भी हैं। अच्छा, राइट साइडेड बेल्स पाल्सी, बेल्स पाल्सी फेशियल पाल्सी तो कर सकती है क्या? वो वर्टिगो, कान में दर्द, हियरिंग लॉस करती है? नहीं ना, ठीक। सो द करेक्ट आंसर इज acoustic neuroma because it's a man of middle age, unilateral hearing loss and tinnitus। जैसे मैंने पहले बताया, मैंने ये भी बताया कि जो नर्व के जो ट्यूमर्स हैं वहाँ पे 7th नर्व विच इज फेशियल और 8th नर्व विच इज वेस्टिबुलोकोक्लियर, ये एक ही केनाल में से गुजरते हैं, तो वहाँ ट्यूमर दोनों को प्रेस करता है, ठीक है। तो दिस इज एक्यूस्टिक न्यूरोमा, रेयर होता है, लेकिन आप सोचिए ना तो आप रेफर करते हैं इसके लिए, फिर MRI हम करते हैं, स्पेशल बता के लिखना होगा कि भाई लिख के बताना होगा कि एक्यूस्टिक न्यूरोमा ढूंढें आप,
रेडियोलॉजिस्ट को। क्वेश्चन नंबर 17, आखिरी 3-4 रह गए हैं। आप भी रह गए? नहीं, आप प्लीज चाय पी लेना, चाय बनाए, खाना खाएं, वाइफ को बोलें कोई खिदमत करें आपकी। वो हंस रहे हैं डॉक्टर साहब। यहाँ भी यही हाल है, फिक्र ना करें, खुद चाय बनानी पड़ती है। नहीं, ख़वातीन नाराज ना हो प्लीज। नहीं नहीं, आप लोग बड़े अच्छे हैं। शुक्र, डिस्टेंस लर्निंग का ये ऑनलाइन का फायदा है, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, मैं जो बोलूंगा आप लोग मुझे कुछ सुनाई नहीं देगा, आप जो बोलेंगे मैं सुनूंगा ही नहीं। ओ, लिख के बताएंगे? अच्छा, चैट बॉक्स में? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, चैट बॉक्स भी खुला हुआ है। बस ऐसी चीज मत लिखे कि मेरे घर में पिटाई हो जाए। सो कमिंग बैक टू क्वेश्चन, 17 नंबर है, आखिरी 4 क्वेश्चन है। अब मैं स्लो स्लो बोलूंगा ताकि आप लोगों को फ्रस्ट्रेशन हो। 45 years old boy, children, a 5 years old boy has been brought by mother complaining of mild pain in right ear since 1 week. 5 साल का बच्चा, 1 हफ्ते से कान में दर्द, वो भी राइट साइड, वन लेग. Child is otherwise active. On examination, the right tympanic membrane is dull, mildly hyperemic, slightly bulging, and has a low-grade fever of 101 degree Fahrenheit. What is the most appropriate management step? है क्या चीज? इट इज ओटाइटिस मीडिया. जो डिसीजन होता है ना एंटीबायोटिक्स का, वो इस पे लिया जाता है. एज ऑफ द चाइल्ड, यूनिलैटरल है कि बायलैटरल है, माइल्ड है कि सिवियर है. सिवियर का में सिवियर पेन होता है, उससे हाई ग्रेड फीवर होता है. और सिवियर पेन की निशानी है वो 2 दिन में बेहतर नहीं होता, 24 घंटे में बहुत सिवियर होता है. तो इस सिनारियो में ये लग रहा है कि बच्चा भी बड़ा है 2 साल से, यूनिलैटरल भी है और माइल्ड भी है. सही. इसको डब्ल्यूएचओ कहती है कि आपने, चलो क्वेश्चन ऑप्शंस देखते हैं फिर डिस्कस करते हैं. क्या एमॉक्सिल देंगे इसको, क्या इसकी ऑडियोमेट्री करेंगे, क्या इसको सिट्रजीन देंगे, पैरासीटामोल देंगे, या एक्सरे नेसोफेरिंक्स फॉर एडिनॉइड करेंगे. ठीक. सो इट्स अ रिलेटिवली इजी क्वेश्चन. एवरीथिंग इज गोइंग इन फेवर ऑफ माइल्ड unilateral otitis media which does not need any treatment. ठीक से पैरासीटामोल दें, एजुकेट करें, वो खुद ब खुद सेटल होता है. अगर बायलेटरल हो, सिवियर हो, बच्चा भी 6 महीने का हो या 2 साल से कम का हो, फिर एंटीबायोटिक की सोचते हैं. ठीक. ईएनटी के लेक्चर में पूरे टेबल के साथ मैंने ये एक कोशिश की है सारा एक्सप्लेन करूँ, व्हेन टू गिव एंटीबायोटिक्स एंड व्हेन नॉट टू गिव एंटीबायोटिक. सर एक दफ़ा उसको ज़रूर देखिएगा, आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा. ठीक. तो द करेक्ट आंसर इज जस्ट सिंपल पैरासीटामोल फॉर फीवर इज इनफ. सिट्रजिन क्यों नहीं देंगे? देखिए, सिट्रज एंटी एलर्जीज होती है ना, वो सिक्रीशंस को थिक करती हैं, वो फंस जाती हैं. बच्चों को साइनस तो नहीं होता 5 साल के बच्चे साइनस आते हैं 7 से 8 साल पे, लेकिन कान में नज़ला जम सकता है, छाती जम सकती है, इसलिए हम नहीं देते. एमोक्सिल भी नहीं देंगे, एंटीबायोटिक की भी जरूरत नहीं है इसमें. नेसोफेरिंग एक्सरे इज फॉर एडिनॉइड्स. We are not thinking of adenoids in this case. ऑडियोमेट्री कब कराते हैं? ऑडियोमेट्री जो मिडल ईयर इफ्यूजन्स हैं या सीरियस ओटाइटिस मीडिया है, उसमें जब बच्चे की हेयरिंग खराब हो, बच्चे को बोलना खराब हो जाए, या बच्चे की स्कूलिंग खराब हो जाए, तब हम बच्चे को रेफर करते हैं फॉर ऑडियोग्राम. अगर बच्चा सुन रहा है, बोल रहा है, पढ़ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑडियोग्राम भी नहीं करेंगे. सही. चलो आगे चलते हैं. A 48 years old man presents with long standing sore throat since last 2 years. He has used multiple antibiotics and antihistamines but to no avail. His symptoms are worse in the morning. His voice is also slightly hoarse in the morning. His weight is 110 kg. मुझसे मैं इससे कम से कम स्मार्ट हूँ. What should be the most appropriate to his treatment at this stage? Most appropriate approach to his treatment at this stage. ठीक. ये है क्या चीज़, इसको गौर से देखिए. मिडिल एज का आदमी है, लॉन्ग स्टैंडिंग सोर थ्रोट है, बैक्टीरियल वायरल एलर्जी की थोड़े अरसे के होते हैं, इन 2 साल से.
ठीक है, एंटीबायोटिक्स और एंटीहिस्टामिन भी काफ़ी खा चुका है, ये वेरी कॉमन सिनारियो, बड़े दिए देते हैं हमारे एंटी वाले भाई जो है ना, और फैमिली फिजिशियंस भी दे रहे होते हैं एंटीबायोटिक्स, कोई ज़रूरत नहीं, अच्छी हिस्ट्री लें। वर्स इन द मॉर्निंग क्या मतलब है, सुबह उठते हैं आवाज़ भारी होती है, ठीक है, गला ज़्यादा ख़राब होता है, जो वज़न भी ज़्यादा है, लेटते हैं, तेज़ाबियत होती है, ठीक है, ये वेरी कॉमन। रिफ्लक्स इज़ वन ऑफ द कॉजेज ऑफ क्रोनिक सोर थ्रोट्स। इसमें एंटीबायोटिक नहीं देते, आप रिफ्लक्स को ट्रीट करते हैं। जो गैस्ट्रो का लेक्चर है ना, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी वाला लेक्चर है, उसको भी गौर से देखिएगा। अब मैं हर लेक्चर की मार्केटिंग कर रहा हूँ। गैस्ट्रो के लेक्चर में रिफ्लक्स पे अकॉर्डिंग टू नाइस गाइडलाइन बहुत तफसील से बात हुई है, इसके क्वेश्चंस भी बड़े आते हैं रिफ्लक्स के, ठीक, और रियल लाइफ में बड़ा कॉमन है। तो क्या इसको एंटीबायोटिक आप देंगे प्रोफाइलैक्सिस, क्या टॉन्सिलेक्टमी करवाएंगे? इन लोगों की बहुत सी टॉन्सिलेक्टमी हो चुकी होती है, फिर भी ठीक नहीं होते, बिकॉज cause is not chronic tonsillitis, it is reflux. Treat for allergies, treat for postnasal drip, treat for reflux. So very important, ये questions common है, इसको सीखिएगा, अपने पेशेंट्स पे आजमाइए, उनको ट्रीट करें, काफ़ी फ़ायदा होगा, ठीक। So it is reflux which should be treated. Question: a 4-year-old girl presents with fever, sore throat and maculopapular rash on trunk for last 2 days. 4 साल की बच्ची है छोटी, बुखार भी है, गला भी खराब है, मैक्यूलोपेपुलर रैश ऑन द ट्रंक फॉर 2 डेज। ये मैक्यूलोपेपुलर होता क्या है, ये तो बताएं ना जरा। सर्च पर, हाँ सही, ठीक। मैक्यूलोपेपुल ये होते हैं ना, ये लेस देन 1 सेंटीमीटर की चीज़ें होती हैं, बड़े नहीं होते, ये होते हैं छोटे। मैक्यूल होता है फ्लैट होता है, इसका कलर चेंज होता है, या वो रेड हो या डार्क हो या वाइट हो, ठीक है, उसको कहते हैं पेपुल, थोड़ा उभरे हुई चीज़ को कहते हैं। तो थोड़ी सी रेडनेस और स्वेलिंग, तो ऐसा रेड और स्वेलिंग ये रैश होता है, हाथ फेरे तो लगता है कि किसी बम्पी सी सरफेस पे हाथ फेर रहे हैं, रेगमाल की तरह से। रेगमाल तो बहुत रफ है, थोड़ा सा हाथ फेरे तो पता चलता है किसी चीज़ पे हाथ फेर रहे हैं। मीजल्स का है, रुबेला का है, इस रैश में होते हैं, छोटे छोटे रेड किस्म के दाने होते हैं। हर टंग इज प्रोमिनेंट पेपिली एंड इज हाइपरेमिक। ये ठीक लेक्चर में आपको दिखाया गया है स्ट्रॉबेरी टंग। Her tonsils are inflamed and enlarged. What is single most appropriate therapy for this child? This is again one of the streptococcal infections of the pharynx. ठीक है, स्कारलेट फीवर कहते हैं इसको, इसमें रैश आता है ट्रंक पे, स्ट्रॉबेरी टंग से, ये ज़रा सीरियस इन्फेक्शन होता है, इससे कॉम्प्लिकेशंस, कार्डिक एंड रीनल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, इसको ट्रीट करना ज़रूरी होता है, ठीक। सो ट्रीट कैसे करेंगे, एंटीबायोटिक्स करेंगे, तो कौन सी एंटीबायोटिक देंगे, क्या एसाइक्लोविर देंगे, इज इट वायरल? मैक्यूलोपेपुलर रैश कोई सोच रहा होगा ना कि मीजल्स का है, एमोक्सिल है, कोट्रामेक्सोजोल है, एरिथ्रोमाइसिन है, प्रेडनिसोलोन है, ठीक। प्रेडनिसोलोन तो बिल्कुल नहीं देना, डेक्सा भी नहीं देना आपने, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, एसाइक्लोविर भी नहीं देना, बीच में रह गए BCD, एमोक्सिल, कोट्राई एंड एरिथ्रोमाइसिन, all can be used but WHO says the best drug for this is still amoxil, ठीक। ये आखिरी क्वेश्चन आ ही गया, खैर चाय पी के फिर आखिरी करते हैं, जो सेलिब्रेट। अच्छा, इसके बाद जो ख़त्म होता है ना, अब जाना नहीं है, छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, मैं भी थोड़ा फ्रेश हो जाऊंगा, आप लोग भी फ्रेश हो जाए, फिर SAQs डिस्कस कर लें, ठीक है। वो मैं कोशिश करूंगा वाइट बोर्ड पे करूँ, नहीं तो लाइट बोर्ड पे, ठीक, ऊपर हम उसको वहीं पे सॉल्व करेंगे, आप अपना पेपर निकाल लीजिएगा, सही, और कोशिश करेंगे पहले से लिख लिया करें, ताकि जब मेरे साथ टैली करें ना, तो आपको सही और गलत का पता चल सके, ठीक। सो लास्ट, लेट्स कम टू लास्ट क्वेश्चन। 6-year-old boy present with fever, anorexia, neck swelling since last 3 months. 6 साल का बच्चा है छोटा सा, बुखार भी है, भूख भी नहीं लगती, गले में स्वेलिंग्स है, नेक स्वेलिंग्स है, मोस्ट लाइकली नोड्स होंगे, लिफ नोड्स। ऑन एग्जामिनेशन ही इज पेल, ब्लड की कमी भी है, हैज बायलैटरल सर्वाइकल एंड एक्सिलरी लिफ नोड एंड एज ऑफ द लिवर इज पैल्पेबल। बड़े बड़े क्लूज हैं। तो एक रिक्वेस्ट अपने आप सबसे करता हूँ, जब भी पेशेंट इस तरह आता है ना, तो नेक ग्लैंड्स आप जरूर देखिएगा, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन का पार्ट है। अगर आपको लगे कि जनरलाइज लिम्फोडेक्टोमी एडिनोपैथी नेक में है, प्लीज प्रोसीड फॉर एक्जिला, ग्रोइन एंड लिवर एंड स्प्लीन, बच्चों में भी बड़ों में भी, ठीक।
जो लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसीजेस होती हैं या ब्लड कैंसर्स, डिस्क्रेजियस, जो भी आप नाम देते हैं, वो रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम में होती हैं। लिम्फ नोड्स बढ़ते हैं, लिवर बढ़ता है, स्प्लीन बढ़ती है, हमने मिस नहीं करना, ठीक है। ये वाली चीज़ें। व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन फॉर दिस चाइल्ड, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। जोर किस पे है? सिंगल मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन। देखिए इन्वेस्टिगेशंस इनिशियल होती है जो फर्स्ट लाइन पे हम करते हैं। को भी पूछ सकते हैं व्हाट इज द मोस्ट डेफिनेटिव टेस्ट, वो कंफर्मेटरी होता है, ठीक है। तो ये देखेंगे पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है इनिशियल क्या करोगे एज अ फैमिली फिजिशियन। सॉरी सॉरी। अच्छा, बोन मैरो एस्पिरेशन, सीबीसी विद पेरिफेरल फिल्म, एफएनएसी ऑफ लिम्फ नोड बायोप्सी या अल्ट्रासाउंड नेक, सही समझ। सारे ऑप्शंस ठीक है। अल्ट्रासाउंड नेक में लिम्फ नोड्स पता चल सकते हैं, लिम्फ नोड बायोप्सी भी कर सकते हैं, एक सैंपल निकालने, डेफिनेटिव तो यही होगा। एफएनएसी भी कर सकते हैं फर्स्ट लाइन, बोन मैरो एस्पिरेट भी शायद जरूरत पड़ जाए, लेकिन एज अ फैमिली फिजिशियन टू स्टार्ट द वर्कअप ये सीबीसी विद पेरिफेरल फिल्म होती है। बच्चों में हम सीबीसी के साथ पेरिफेरल फिल्म जरूर लिखें, जिससे इमेच्योर सेल्स पता चलते हैं, ठीक। बहुत दफ़ा उसी में पता चल जाता है कि डब्ल्यूबीसी काउंट ऊपर है, इमेच्योर सेल्स आ रहे हैं उसमें, तो आप उसको रेफर कर देते हैं। अगर उसमें कुछ नहीं भी मिलता, स्टिल यू रेफर, देन द स्पेशलिस्ट दे ऑर्डर दीज अदर टेस्ट। एज फैमिली फिजिशियन हमने नहीं करना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात बतानी थी आपको। तो इसी तरह से मिलते जुलते एमसीक्यूज हैं। जो बच्चों में लेग पेन होते हैं या बोनी पेन्स होते हैं, उसमें भी हम लोग सीबीसी विद पेरिफेरल फिल्म करते हैं, फोन बोन मैरो कैंसर्स, समझे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट इन चिल्ड्रन। व्हेन यू ऑर्डर सीबीसी, ऑर्डर विद पेरिफेरल फिल्म whenever you are thinking of blood problems, ठीक है। चले, तो करेक्ट आंसर इनिशियल टेस्ट इज सीबीसी विद पेरिफेरल फिल्म इन जनरल प्रैक्टिस। तो ये हमारा वो कंप्लीट हो गया। सेशंस हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं, बोल बोल के तो मेरा भी गला खत्म हो गया, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम जो असर की नमाज है ना, बस उससे पहले फिनिश कर लेंगे, सही है, ताकि आराम से आप वो भी कर लें। अगर टाइम सूट करते हैं बता दिएगा। हमें तो यही लगा कि 3 से 5 से ज़्यादा मुनासिब टाइम है, और सैटरडे का दिन हो, संडे का दिन हो ना, तो इंसान फ्री होकर देख सकता है। अच्छा, अब इसके बाद जो रिकॉर्डिंग्स होगी ना, वो भी अवेलेबल होगी कुछ दिनों तक, याद रखिए कि वेरी इंपॉर्टेंट। अगले सेशन पे फिर हम हटा देंगे, जो भी करना है इन 2 वीक्स में आपने करना है। अब आप पहले आप लोगों ने शोर मचाया था, हम शोर मचाएंगे, ठीक। वैसे एक सच्ची बात बताऊं, ग्रुप में माशाल्लाह जितने हमारे लोग हैं, आपको पता है ना, मैंने बताया था कि 650 लोग हैं, सारे बड़े साबिर और शाकिर और इस तरह के हैं। कुछ डॉक्टर्स हैं, वो बिल्कुल बेसब्र हैं, बेशुक्र हैं, ठीक। उनको खुश, वो इतना शोर, इतना तंग करते हैं, जैसे हम कोई भाग के जा रहे हैं या कुछ। प्लीज़, हम आपके साथ हैं, ठीक है, करते रहेंगे। हालात की वजह से हम डिस्कनेक्ट थोड़े हो गए थे, इंशाल्लाह हम सारा करेंगे। और अगर हमारे कोर्स के ड्यूरेशन के दौरान अब वो गवर्नमेंट ने वो खोल दिया ना कि आप गैदरिंग्स वगैरह कर सकते हैं, तो हमने सेशन भी रिज्यूम करेंगे हम लोग, जहाँ से हमारा टूटा है ना वहाँ से रिज्यूम कर लेंगे हम लोग, जब नहीं यानी बाकी मानदा सेशन है, ठीक। बस दोबारा ब्रेक पे जाने से पहले अब ज़रूर प्लीज़ जो मटेरियल आपको दिया गया है उसको ज़रूर पढ़ें। तरीका यही होगा कि आप प्री सेशन एमसीक्यूज एससीक्यू करेंगे, फिर पढ़ेंगे, अपनी गलतियां दूर करेंगे, फिर पढ़ के पोस्ट सेशन करेंगे, ठीक है। आज के बाद से अब हमारा सिलसिला शुरू हो गया 2 वीक्स का। हर एवरी 2 वीक्स हम 2 सेशन कर रहे हैं, सही। तो इस तरह से करते करते हम ये अपने सारे सेशंस पोस्ट सेशन कंप्लीट कर लेंगे। बीच में ना जो वीकेंड हो उसमें हम हल्का सा छोटा सेशन रखेंगे लैब्स की। एक्सरे में कराऊंगा इंशाल्लाह, ईसीजी कराऊंगा, दूसरे लैब्स हैं सीबीसी, यूरिन, एलएफटी, ये सारा करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो बाय द एंड ऑफ दिस सेशन इंशाल्लाह आप इतने काबिल होंगे, जो एमसीपीएस एग्जाम है आराम से पास कर सकेंगे, सही, ठीक। तो अभी जरा अपनी चाय शाय पिए, ज़रा फ्रेश हो जाएं, वॉशरूम जाना है वॉशरूम चलें, मैं भी बस थोड़ा सा ना फ्रेश होकर फिर आता हूँ, फिर एमसीक्यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, मैं चेंज भी कर लेता हूँ फिर, चलिए, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अभी मिलते हैं, ठीक, ओके।